नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जैन नेगी मैथमेटिक्स में। दोस्तों, हमारे द्वारा उत्तराखंड एलटी गणित को लेकर एक विशेष सीरीज चलाई गई है जिसमें हम आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रोवाइड करवाते हैं। अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं तो भी यह टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप भी हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, आज हम इसी क्रम में आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक घर्षण लेकर आए हैं, जिसको कि हम इंग्लिश में फ्रिक्शन बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, स्टैटिक्स का एक पार्ट है और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आने की संभावनाएं रहेंगी। तो पहले हम टॉपिक डिस्कस कर लेंगे और फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को हिंदी में घर्षण बोला जाता है। दोस्तों, हमारे व्यवहारिक जीवन में बहुत ही ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है। बहुत सारे जो काम है दोस्तों, वो फ्रिक्शन के बिना हो ही नहीं सकते। जैसे रेल, मोटर, मशीन, इनको चलाना है या इनको रोकना है, इसके लिए आपको फ्रिक्शन की आवश्यकता होती है। अगर आप ज़मीन पर चलना भी चाहते हैं तो भी आपको फ्रिक्शन फोर्स ही दोस्तों चलने में मदद करता है। अदरवाइज आप चल भी नहीं सकते बिना फ्रिक्शन के, ठीक है ना। आप जानिए, कोई भी प्लेन कभी भी पूरी तरह से स्मूथ प्लेन नहीं हो सकता। तो जहां पर रफनेस आ जाएगी वहां पर फ्रिक्शन अपने आप ही काम करने लग जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि भाई सीढ़ी है, अगर आप उसको फर्श और दीवार के बीच में खड़ा करना चाहते हैं तो उसके लिए फ्रिक्शन फोर्स ही काम करता है, ठीक है। तो इसका कारण क्या है, देखिए मैं आपको अच्छे से इसमें बताऊं तो होता क्या है कि जैसे अगर आपकी दो बॉडी हैं, जब वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं, ठीक है, तो होता क्या है कि वो सबसे पहले एक दूसरे पर नॉर्मल रिएक्शन लगाती हैं, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन लगाती हैं, जैसे कि हमने न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया का नियम पढ़ा है, ठीक। तो ये एक दूसरे पर क्या लगाती हैं दोस्तों, नॉर्मल रिएक्शन। तो इसी नॉर्मल रिएक्शन के बिल्कुल परपेंडिकुलर, ठीक है, बिल्कुल परपेंडिकुलर एक फोर्स काम करता है, जो कि एक बॉडी, ये बॉडी O1 मान लेते हैं, ये दूसरी बॉडी O2 मान लेते हैं। तो ये एक बॉडी को दूसरी बॉडी पर स्लाइड करने से रोकता है, ठीक है। तो इसी फोर्स को क्या बोला जाता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और किसी ऑब्जेक्ट के इस क्वालिटी को फ्रिक्शन बोला जाता है, ठीक है। इसका कारण क्या है ये भी मैं आपको बता दूं। जैसे कि अभी हमने बताया कि दो बॉडी जब एक दूसरे कांटेक्ट में आती हैं तो होता क्या है कि देखिए, एक कोई भी जो बॉडी है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है, ये, ठीक है। कई सारे कण बने हुए हैं, ठीक है, कई सारे कणों से। लेकिन ये कण चाहे कितने भी करीब आ जाएं, इनके बीच में कोई ना कोई गैप रह जाता है, ठीक है। तो होता क्या है कि जब दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है तो कुछ जो उभरे हुए कण होते हैं वो इन गैप में घुस जाते हैं, ठीक है। तो जब वो इन गैप में घुस गए तो होगा क्या कि सबसे पहले तो इनमें क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। और फिर क्या करेगा, क्योंकि ये गैप में घुस गए हैं तो ऑफ कोर्स इनमें क्या होगा, रेसिस्टेंस आएगा जब ये एक दूसरे के अगेंस्ट में मूव करेंगे, ठीक है ना। यानी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपने आप ही काम करने लग जाएगा, ठीक। तो जब ये क्या करेंगे, एक दूसरे पर स्लाइड करेंगे, तो क्योंकि ये कण आपस में एक दूसरे में धसे हुए हैं तो ये ऑफ कोर्स क्या करेंगे, रेसिस्ट करेंगे, जिसके कारण आपका क्या होगा, एक फोर्स पैदा हो जाएगा जो कि इनकी मोशन के अगेंस्ट में होगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल क्या होगा, रिएक्शन के परपेंडिकुलर होगा। ये चीज को आपने ध्यान में रखना है। तो दिस इज नोन एज अ फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद अगली चीज देखिए, अगला है क्वालिटी ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। क्वालिटी ऑफ फ्रिक्शन फोर्स यानी इसके गुण। पहले हम इसके गुण के बारे में जान लेते हैं कि भाई क्या होता है। देखिए, सबसे पहले कि जो आपका फ्रिक्शन फोर्स होता है ये आपका सेल्फ एडजस्टिंग होता है। सेल्फ एडजस्टिंग का मतलब ये है कि ये उतना ही प्रोड्यूस होता है जितना कि स्लाइड को रोकने के लिए जरूरी होता है, ठीक है। यानी जितना फिसलना रोकने के लिए आवश्यक है उतना ही प्रोड्यूस होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी मात्रा को कितना भी आप बढ़ा देंगे, ठीक है। इसका मतलब है कि इसकी एक लिमिटिंग वैल्यू होती है, एक इसकी लिमिटिंग वैल्यू होती है, उससे आगे ये नहीं होता है, ठीक। जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल बताऊं, लेट सपोज करो एक मेज है, इसके ऊपर आपने एक बुक रखी है, ठीक है। इसको आपने एक डोरी से बांधा और आपने माना खींचना इसको स्टार्ट कर दिया, बिल्कुल हॉरिजेंटली, ठीक है। तो होगा क्या कि जब आप इस फोर्सेस को खींचेंगे तो आपको क्या होगा, एक रेसिस्टेंस का अनुभव होगा, ठीक है। तो वो रेसिस्टेंस ही क्या, एक्चुअली फ्रिक्शन फोर्स है, ठीक है। अब आप जितना ज्यादा रेसिस्टेंस लगाएंगे उतना ज्यादा आपको, जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे सॉरी, उतना ज्यादा आपको क्या होगा, रेसिस्टेंस का अनुभव होता चला जाएगा। कहने का मतलब है कि जब आपने इसको लगाया तभी ये फोर्स पैदा होगा, जब आप इसको नहीं लगा रहे तो ये फोर्स नहीं पैदा हो रहा है। जितना ज्यादा आप इसको बढ़ा रहे हैं उतना ज्यादा ये बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि भाई अब आप ज्यादा ही जब फोर्स लगा दोगे तो अब ये इसको नहीं रोक पाएगा, ठीक है। यानी ये जो फोर्स है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ये अब P को नहीं रोक पाएगा और इस समय पर ये जो इसकी वैल्यू होगी वो क्या कहलाएगी, लिमिटिंग वैल्यू कहलाएगी। यानी कि अब जो बुक है वो स्लाइड होना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये सेल्फ एडजस्टिंग है,
ठीक है, यानी कि जितना फोर्स आप लगाओगे उतना पैदा होगा, नहीं लगाओगे तो नहीं पैदा होगा। और जितना एक लिमिट तक इसकी वैल्यू बढ़ेगी उसके बाद क्या होगा कि जब आप ज़्यादा ही फोर्स लगा दोगे तो अब इसके अंदर वो क्षमता नहीं रह जाएगी कि भाई ये इस फोर्स को किसी भी तरीके से रोक सके। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इस नेचर को सेल्फ एडजस्टिंग। ठीक है, समझ में आया। इसके बाद नेक्स्ट इसका नेचर है वो है पैसिव। अब इसका पैसिव का मतलब क्या होता है कि देखिए दोस्तों, ये स्वयं किसी बॉडी पर मोशन को प्रोड्यूस नहीं करता है, जबकि ये उल्टा जब दूसरे फोर्स अप्लाइड होते हैं तो उनसे क्या होता है, ये प्रोड्यूस होता है। जैसे कि हमने देखा कि भाई हमने बुक पर जितना फोर्स लगाया तभी जाके प्रोड्यूस हुआ। तो ये किसी बॉडी पर मोशन को प्रोड्यूस नहीं कर सकता। भाई फोर्स की डेफिनेशन होती क्या है, फोर्स की डेफिनेशन वही तो होती है ना कि वो एक्सटर्नल फैक्टर है जो किसी बॉडी को स्टेट ऑफ रेस्ट से मोशन में लिया है या मोशन से आपका क्या लिया है, स्टेट ऑफ रेस्ट में लिया है। तो देखिए दोस्तों, एक्चुअली ये किसी बॉडी पर मोशन प्रोड्यूस नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसका जो एग्जिस्टेंस है यानी कि इसका अस्तित्व है वो दूसरे फोर्स पर निर्भर करता है। ठीक है, तो यहां पर आप समझ गए कि भाई पैसिव का मतलब क्या है कि इसका एग्जिस्टेंस दूसरे फोर्स पर डिपेंडेंट है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, पैसिव बोला जाता है। ठीक हो गया, ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अब इसके बाद आता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको हम घर्षण गुणांक भी बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले लेट सपोज करो हमारे पास एक ये प्लेन है या इसको टेबल मान लो, कुछ भी मान लो, और लेट सपोज करो इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो होगा क्या, होगा ये कि ये इस पर क्या लगाएगा, एक्शन। ठीक है, एक सेकेंड, ये इस पर क्या लगाएगा दोस्तों, एक्शन नीचे की ओर को, यानी कि इसका वेट, और ये लगाएगा इस पे नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो भाई ये हो गया, लेट इसको हम W मान लेते हैं, और एक हो गया आपका R। ठीक है, ये हो गया आपकी नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, अब लेट सपोज करो दोस्तों कि इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। अब मैंने सपोज करो इस पर लगाना किया है स्टार्ट फोर्स, एक हॉरिजेंटल मैंने फोर्स से इसको खींचना स्टार्ट किया, जैसे वही मेज वाला एग्जांपल था, आप इसको समझ लीजिए। लेट में इसको P फोर्स से खींचना स्टार्ट किया, तो हो गया क्या दोस्तों कि अब इसमें आपका एक तो यहाँ की ओर को क्या लगने लगेगा, फ्रिक्शन लगने पड़ेगा। ठीक है ना, और जो ये दोस्तों रिएक्शन है ये इस डायरेक्शन की ओर को जाएगी। देखिए एक सेकेंड, सॉरी, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर एक S रिएक्शन लगना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये माना इसका और जो नॉर्मल रिएक्शन है इसके बीच का जो एंगल है वो कितना होगा, थीटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस चीज को समझिए कि ये फोर्स है आपका F और लेट ये O है। ठीक है, तो अब होगा क्या दोस्तों कि जो ये अभी यहाँ पर सपोज करो ये है बैलेंस की कंडीशन, यानी कि अभी आपने फोर्स लगाना स्टार्ट किया है तो आपको थोड़ा सा क्या लगेगा, रेसिस्टेंस का अनुभव होगा। अब आपको रेसिस्टेंस का अनुभव होगा, लेकिन अभी भी क्या है, ये पिंड बैलेंस है, यानी कि ये बॉडी बैलेंस है। और दोस्तों जब बॉडी बैलेंस में होती है और उसमें फोर्स काम कर रहे होते हैं तो वो किसको सेटिस्फाई करते हैं, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था लामीज प्रमेय को, लामीज थ्योरम को बताया था ना। तो एक्चुअली इसमें तीन फोर्स जो हैं वो कौन कौन से, P, S और W आप देख सकते हैं। एक है ये P और ये आपका S और ये W। ठीक है ना, तो इसके अंडर दोस्तों ये आपका क्या होगा, एक तरीके से संतुलन में रहेगा। ठीक है, अब यहां पर से कुछ चीजें देख लेते हैं। अभी तो फिलहाल हम ये मानते हैं कि भाई अब ये क्या है, ये पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में, अभी कुछ नहीं हुआ। तो इस केस में क्या होगा, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में ऑफकोर्स क्योंकि ये फोर्स इधर को लग रहा है तो F बराबर क्या हो जाएगा भाई P। आप देख सकते हैं ये फोर्स इसको बैलेंस करेगा, ये फोर्स इसको बैलेंस करेगा, तो भाई F बराबर P हो गया। एंड ऑफ कोर्स क्या होगा, R बराबर क्या होगा, W का होगा। ठीक है, F बराबर P और R बराबर W। एंड नाउ वी नो दैट कि भाई जो S है क्योंकि इससे थीटा एंगल बना रहा है तो ये वाला जो पार्ट है दोस्तों क्या होगा, ये होगा S cos थीटा। ठीक है, आप देख सकते हैं ये वाला अगर S है तो क्या होगा, ये S cos थीटा। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि भाई ये S इसका जो हॉरिजेंटल सॉरी जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है क्योंकि थीटा बना रहा था S cos थीटा, और ये वाला दोस्तों क्या हो जाएगा S sin थीटा, हमने अभी पढ़ा है पिछले में। ठीक है, तो भाई यहाँ से क्या हो जाएगा भाई S cos थीटा बराबर क्या होगा, एक सेकेंड देखिए, S cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, R होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ऑफ कोर्स S cos थीटा बराबर क्या होना चाहिए, R होना चाहिए। ठीक है, और इसी तरह से जो ये वाला कंपोनेंट है दोस्तों ये क्या होगा, ये होगा S sin थीटा, है ना, ये बराबर क्या हो जाएगा F। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, इन दोनों को मैं डिवाइड कर दूं तो दोस्तों क्या आ जाएगा भाई, इक्वेशन नंबर 1 हो गई, इक्वेशन नंबर 2 हो गई, इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं सो दैट विल बी F अपॉन R बराबर हो जाएगा tan थीटा। ठीक है,
पहली बात तो आप इस रिलेशन को ध्यान में रखेंगे, एफ अपॉन आर बराबर क्या हो गया टेन थीटा, ठीक है। एंड नाउ वी नो दैट कि भाई जो एफ है वो एक्चुअली क्या है, पी के बराबर और आर डब्ल्यू के बराबर, तो भाई टेन थीटा बराबर आप ये भी लिख सकते हैं भाई पी अपॉन डब्ल्यू, ठीक है। ये आपका एक रिलेशन निकल कर आया, ठीक। ये तो हो गई एक कंडीशन, ठीक। अब होगा क्या दोस्तों कि जैसे जैसे मैं अब आगे की कंडीशन, अब मैं जैसे जैसे फोर्स को बढ़ाते चले आऊंगा, लेट मैंने इसको फोर्स को बढ़ाते चले गया, तो होगा क्या दोस्तों कि यहाँ पर जो ये रिएक्शन है ना, ये एस वाली, ये बढ़ती चली जाएगी। कहने का मतलब है इसका एंगल बढ़ता चला जाएगा, ये, ठीक है। इसको मैं कहता हूँ, ठीक। इसकी जो वैल्यू है दोस्तों वो क्या होगी, लगातार बढ़ते चली जाएगी, ठीक है। यानी थीटा से इसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो होगा क्या कि एक समय ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा कि अब ये एंगल इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, ठीक है, ये ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तो होगा क्या कि वो जो एंगल होगा, लेट सपोज करो थीटा बराबर मैं क्या मान लेता हूँ, लैम्डा मान लेता हूँ, ठीक है। इस एंगल से ज़्यादा जाएगा तो ये जो ऑब्जेक्ट है दोस्तों क्या कर जाएगा, आगे मूव कर जाएगा, ठीक है। आप कॉन्सेप्ट को समझिए कि हमने क्या किया, पहले तो फोर्स लगाया, फोर्स हमने लगाया भाई, ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा। इसका मतलब है कि अभी जो पोजीशन है वो क्या है, आपकी इक्विलिब्रियम की पोजीशन है, बैलेंस हो रखा है अभी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे जैसे हम फोर्स बढ़ाते चले जाएंगे, जैसे जैसे हम फोर्स बढ़ाते चलेंगे, ये जो एंगल है ये आपका बढ़ता चला जाएगा। अभी एस यहाँ पर था तो अब ये एस यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि एंगल बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता, जितना एंगल बढ़ेगा, एक एंगल ऐसा आएगा, मान लेते हैं थीटा बराबर लैम्डा पहुंच गया। अब इससे आगे अगर बढ़ाओगे आप, इससे ज़्यादा अगर आप फोर्स बढ़ाओगे तो भाई ये ऑब्जेक्ट है ये इधर को मूव कर जाएगा, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्ट है ये आपका आगे मूव कर जाएगा। तो अगर ये आगे मूव कर जाएगा तो इस कंडीशन में, इस कंडीशन में दोस्तों हम क्या बोलते हैं, इस कंडीशन में, एक सेकेंड यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सही कर लूँ। तो दोस्तों इस कंडीशन में जब थीटा बराबर आपका लैम्डा हो जाता है, जब थीटा बराबर लैम्डा हो जाता है तो भाई यहाँ से एफ अपॉन आर बराबर हो जाएगा दोस्तों टेन लैम्डा, ठीक है। एफ बराबर कितना हो जाएगा बताओ, टेन लैम्डा, ठीक है। तो ये जो दोस्तों जो लैम्डा होता है, इस लैम्डा को दोस्तों हम बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। टेन लैम्डा बराबर क्या होता है दोस्तों, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इसको हम दोस्तों म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको अगर म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे तो एफ बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, म्यू आर, ठीक है। अब व्हाट इज एफ, एफ इज अ फ्रिक्शन फोर्स, सो दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। क्यों, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला कि भाई अब जैसे जैसे आप ये फोर्स बढ़ाते चले जाओगे, यानी ये पी वाला फोर्स बढ़ाते जाओगे, तो जो एफ फोर्स है वो बढ़ता चला जाएगा। अब एक समय ऐसा आएगा कि भाई अब ये जो फोर्स है इसको नहीं रोक पाएगा, तो वो इसकी दोस्तों क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी। क्योंकि आपको पता है ना ये जो एफ है ये तो पी पर डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा पी को बढ़ाओगे उतना ज़्यादा एफ बढ़ता चला जाएगा। तो भाई जब थीटा बराबर लैम्डा हो जाता है, जब थीटा बराबर लैम्डा हो जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। थीटा बराबर लैम्डा यानी लैम्डा इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो एफ बराबर हो जाता है टेन लैम्डा यानी आर टेन लैम्डा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एफ बराबर म्यू आर। तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से। तो दिस म्यू इज नोन एज अ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसी को हम क्या बोलते हैं, घर्षण गुणांक, ठीक है। अब आपको ध्यान में आ गया होगा कि भाई क्या है, घर्षण गुणांक, ठीक। तो घर्षण गुणांक F बराबर हो गया म्यू आर, और जब F की वैल्यू म्यू आर के बराबर होती है तो ये आपका क्या होता है, मैक्सिमम यानी महत्तम फ्रिक्शन फोर्स होता है, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर आ गया होगा। तो यहां पर से दोस्तों क्या आया कि भाई F बराबर क्या हो गया, म्यू आर, ठीक। तो एक काम करते हैं, एक रिलेशन और भी निकाल देते हैं यहाँ से। चलो ये वाला आप देखो, इस वाले टॉपिक को देखो भाई, एस कॉस थीटा बराबर आर और एस साइन थीटा बराबर एफ है, तो क्या है, चलिए यहाँ पर से मैं इसको सही कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये रिलेशन हमने निकाला था भाई, एस कॉस थीटा बराबर आर और एस साइन थीटा बराबर एफ। अब मान लेते हैं भाई थीटा बराबर हो गया लैम्डा, ठीक है, यानी कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन बन गया। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आप देख लेते हैं, देखिए ये हो जाएगा भाई एस कॉस लैम्डा बराबर आर, ठीक है, और ये हो जाएगा भाई एस साइन थीटा बराबर, एस साइन मतलब सॉरी लैम्डा बराबर एफ। एफ एक्चुअली क्या होता है दोस्तों, इस केस में म्यू आर हो जाता है। जैसे कि हमने पढ़ा कि भाई थीटा बराबर लैम्डा, तो भाई एफ बराबर म्यू आर, ठीक है। तो हम एक काम करेंगे, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। तो दोनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो क्या आएगा भाई, यहाँ से आ जाएगा एस स्क्वायर। क्यों, क्योंकि भाई कॉस स्क्वायर लैम्डा प्लस साइन स्क्वायर लैम्डा तो भाई 1 हो जाएगा, तो भाई हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है। आप इसको ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, सारे के सारे रिलेशन वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से भाई एस बराबर आ जाएगा आर इंटू अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर,
ठीक है, तो ये दोस्तों आपकी कंडीशन आ गई। ठीक, S बराबर R√1+μ²। इस रिलेशन को भी दोस्तों आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें आपकी निकल कर आई हैं यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, एक तो इंपॉर्टेंट रिलेशन क्या है भाई, F बराबर μR, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे भाई, F बराबर क्या होता है, μR। ठीक है, जहाँ पर म्यू आपका क्या होता है, tan लैम्डा। ठीक है, व्हाट इज लैम्डा, लैम्डा इज अ एंगल ऑफ फ्रिक्शन। व्हाट इज म्यू, म्यू इज अ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये चीज को आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के कितने टाइप होते हैं। सबसे पहला आता है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब यह है कि जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के कांटेक्ट में आके बैलेंस की कंडीशन में होती है, लेकिन ये लिमिटिंग बैलेंस नहीं है। ठीक है ना, यानी कि अभी दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है और आपस में बैलेंस में है। ठीक है, तो ये आपका जो उस समय पे फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा वो क्या कहलाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाएगा। इसके बाद आता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब क्या होगा कि जब बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में है और वो बिल्कुल स्लाइड करने वाली हो, तो ऐसी जो बैलेंस की कंडीशन होगी उसको क्या बोलेंगे, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन है उसको हम क्या बोलेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था F बराबर μR वाला, कि जब बॉडी एक दूसरे पर बिल्कुल स्लाइड ही करने वाली है। ठीक है, इसके बाद आता है डायनेमिक फ्रिक्शन। अब डायनेमिक फ्रिक्शन क्या होगा कि भाई जब एक बॉडी दूसरे के कांटेक्ट में आके क्या हो जाए, मोशन में आ जाए। ठीक है, तो ऐसी जो कंडीशन में जो भी आपका फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, डायनेमिक फ्रिक्शन। अब डायनेमिक फ्रिक्शन को भी दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है, जब हम स्लाइड करते हैं, ठीक, और एक होता है रोलिंग फ्रिक्शन, जब हम लुढ़कते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों आपके क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन होते हैं। अब जो दोस्तों इसके बाद आते हैं लॉज ऑफ फ्रिक्शन, वो भी इन्हीं पर बने हुए हैं। जैसे कि पहला आपका एक होता है स्टैटिक लॉ, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन का लॉ। ठीक है, वो भी जैसे अभी मैंने आपको बताया, जो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन है वो भी आपका एक तरह से हम कह सकते हैं कि वही आपका क्या है, लॉज ऑफ फ्रिक्शन है। ठीक है, इसी तरह से आपका क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शंस का लॉ होता है। ठीक है, इसी तरह से आपका क्या होता है, डायनेमिक फ्रिक्शन का लॉ होता है। डायनेमिक फ्रिक्शन में लॉ में एक इंपॉर्टेंट लॉ है कि भाई हमेशा ध्यान में रखना है कि जो आपका रोलिंग फ्रिक्शन होता है, ठीक है, वो हमेशा स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है। ये चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, बाकी ये सब चलो इतनी ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं वैसे डिस्कस करने के लिए, लेकिन इतना इनफ है। इसके बाद आता है कोन ऑफ फ्रिक्शन। अब कोन ऑफ फ्रिक्शन क्या है, देखिए सपोज करो आपकी लिमिटिंग इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। लेट सपोज करो, देखिए क्या था लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में, ये आपका सपोज करो आपके दो बॉडी हैं जो कांटेक्ट में आई हैं। सपोज करो ये आपकी, तो होगा क्या, जैसे कि हमने बताया था कि इसमें क्या काम करता है, एक तो सबसे पहले आपकी रिएक्शन काम करेगी ऊपर की ओर को, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन के काम करेगी। इसके अलावा क्या करता है यहाँ पर दोस्तों, एक आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम करता है। जैसे कि हमने आपको बताया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपका इधर की ओर को काम करेगा। इसकी वैल्यू मैंने जैसे कि बोला कि इस समय पे क्या होगी, मैक्सिमम होगी, क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूँ, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। और इसके अलावा दोस्तों हमने पढ़ा कि भाई जो आपके इनका रिजल्टेंट है S, वो इस डायरेक्शन में काम करेगा। ठीक है, जो आपका इनका रिजल्टेंट रिएक्शन है, तो रिजल्टेंट रिएक्शन को हम किससे दिखाते हैं दोस्तों, यहाँ पर S से। ठीक है, ये आपका S है, ये आपका कितना है, R। ठीक, तो लेट अब ये कितना एंगल बनाएगा, ऑफ कोर्स कितना बनाएगा, लैम्डा, क्योंकि अभी जैसे कि हमने बोला ये आपकी लिमिटिंग इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। तो लिमिटिंग इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगा क्या कि जब ये एस को, यानी जो ये आपकी नॉर्मल रिएक्शन की जो साइड है ना, इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं ON मान लेता हूं, इसके रिस्पेक्ट में जब मैं रिवॉल्व करूंगा। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि भाई ज्यादातर जो आपकी 3 डायमेंशन बॉडी होते हैं, रिवॉल्विंग बॉडी होता है, तो मैं इसको क्या करूंगा, OS को ON के रिस्पेक्ट में रिवॉल्व करूंगा, तो दोस्तों क्या बनेगा, एक आपका कोन बनेगा। ठीक है, ये आपका क्या बनेगा, एक कोन बनेगा, देख सकते हैं आप, ये आपका एक कोन बनेगा। ठीक है, तो इस कोन को ही दोस्तों क्या बोला जाता है, घर्षण शंकु, यानी कि कोन ऑफ फ्रिक्शन बोला जाता है। ठीक है, अब जो इनका रिजल्टेंट रिएक्शन यानी कि S है, वो इस कोन से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि आपको पता है भाई लैम्डा तो मैक्सिमम है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, इससे आगे तो जाएगा नहीं। तो वो क्या करेगा, वो इसी कोन में रहेगा, इसी कोन के दायरे में रहेगा। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, कोन ऑफ फ्रिक्शन बोला जाता है। ठीक है, तो कोन इस टाइप का हम बना सकते हैं, इमेजिनरी कोन है ये आपका, तो इसी कोन के दायरे में जो ये S है वो रहेगा। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट है, तो इसको क्या बोलते हैं, कोन ऑफ फ्रिक्शन। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट, बॉडी इन एनी रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। बॉडी किसी रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखी हुई है और हमें दोस्तों वो न्यूनतम यानी कि मिनिमम फोर्स निकालना है जो किसी बॉडी को इस रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन पर खींच सके। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे। अब लेट ये आपका एक प्लेन है, ठीक है, इस पर एक बॉडी है,
ठीक है, ये आपका एक हॉरिजेंटल प्लेन है, हॉरिजेंटल और रफ प्लेन है, ये भी ध्यान में रखना। ठीक है, तो सबसे पहले इस पे क्या काम करेगा, एक तो वेट, इसका वेट नीचे की ओर को काम करेगा, ठीक है, और एक इसमें काम करेगा रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर को। ठीक है, तो अब मान लेते हैं ये आपकी जो दोस्तों बॉडी है वो आपकी लिमिटिंग इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। तो अगर लिमिटिंग इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है तो इसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम करेगा, जो कि किसके बराबर होगा दोस्तों, ये होगा ऑफ कोर्स म्यू इंटू आर के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पर जो कंडीशन है दोस्तों कि अब ये जो फोर्स है, जो पी की जो हम बात कर रहे हैं, वो फोर्स पी अब हॉरिजेंटली नहीं लग रहा, वो किसी भी एंगल में लग सकता है, क्यों नहीं लग सकता ना। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये आपका इस डायरेक्शन में काम कर रहा है पी। ठीक है, और ये जो पी है वो इस बॉडी को बैलेंस में रखने के लिए पर्याप्त मान लेते हैं, थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो अब इस केस में क्या होगा, तो दोस्तों क्योंकि जो आपका ये बॉडी है ये ओबी की डायरेक्शन पे गति करेगी, तो इसलिए ऑफ कोर्स जो म्यू आर है वो कहाँ की ओर को काम करेगा, यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस डायरेक्शन पे काम करेगा। ठीक है, तो अब जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि यहाँ पर आपकी लिमिटिंग इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, तो इसलिए जो आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू आर के बराबर होगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि जो आपका जो ये आपका जो बॉडी है ये आपकी लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है, तो इसमें कौन कौन काम कर रहा है, एक तो आर काम कर रहा है, एक आपका म्यू आर और एक आपका डब्ल्यू। ठीक है, तो होगा क्या कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई ये पी इधर की ओर को काम कर रहा है, तो ऑफकोर्स इसके क्या होंगे, दो कंपोनेंट निकलेंगे। एक तो आपका क्या होगा, एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, पी कॉस थीटा से। ठीक है, और ये वाला जो कंपोनेंट होगा दोस्तों वो क्या होगा, पी साइन थीटा। ठीक है, अब आप इसको ध्यान से देखिएगा हम इसको कैसे करने वाले हैं। ठीक, अब क्योंकि ये बैलेंस की कंडीशन है तो ऑफ कोर्स जो आर और डब्ल्यू हैं वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे, और साथ में क्या होगा, पी साइन थीटा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पी कॉस थीटा है, पी कॉस थीटा है वो किसको बैलेंस करेगा, ऑफ कोर्स दोस्तों म्यू आर को। ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, क्योंकि ये आपकी क्या है, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, तो यहाँ पर जो पी कॉस थीटा वो म्यू आर को क्या करेगा, बैलेंस करेगा। आप देख सकते हैं भाई पी कॉस थीटा क्या होगा, म्यू आर के बराबर। इसी तरह से आप ऊपर देखें तो जो पी साइन थीटा है, पी साइन थीटा प्लस आर है, आप देख सकते हैं भाई पी साइन थीटा प्लस आर है, वो क्या करेगा, वेट को बैलेंस करेगा। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों हमें यहाँ पर फ्रिक्शन के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने होते हैं, तो आप इस टेक्निक को समझ जाएंगे तो भाई आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे क्वेश्चन करने। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम आर को की वैल्यू को रख सकते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा भाई, पी कॉस थीटा, थोड़ा सा कैलकुलेशन है यहाँ से और कुछ नहीं, पी कॉस थीटा बराबर आर म्यू इंटू, देखिए आर की वैल्यू यहाँ से क्या होगी, डब्ल्यू माइनस पी साइन थीटा। ठीक है, डब्ल्यू माइनस पी साइन थीटा। ठीक है, तो जैसे कि हमने आपको बताया कि भाई जो म्यू है, म्यू की वैल्यू कितनी होती है, अभी हमने लास्ट में पढ़ी थी, कितनी होती है, 10 लैम्डा पढ़ी थी ना भाई, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 10 लैम्डा। तो भाई 10 लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा भाई, डब्ल्यू माइनस पी साइन थीटा। ठीक है, डब्ल्यू माइनस पी साइन थीटा, तो ये हो जाएगा दोस्तों डब्ल्यू 10 लैम्डा माइनस पी साइन थीटा इंटू 10 लैम्डा। ठीक है, सो फ्रॉम हियर अगर आप P को इधर ले आएं, बराबर के इस तरफ ले आएं, यानी कि LHS में ले आएंगे, तो क्या बचेगा अंदर, ये बचेगा दोस्तों कॉस थीटा प्लस साइन थीटा 10 लैम्डा बराबर हो जाएगा W 10 लैम्डा। ठीक है, एंड सो P इक्वल्स टू हो जाएगा भाई W 10 लैम्डा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एंड 10 लैम्डा। ठीक है, अब आप इसको आगे से थोड़ा सा सॉल्व करिए, ये हो जाएगा भाई 10 लैम्डा की जगह पर अगर मैं साइन लैम्डा अपॉन कॉस लैम्डा रख दूं तो क्या होगा, दोनों तरफ रखना है, तो ये हो जाएगा साइन लैम्डा अपॉन कॉस लैम्डा, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ मैं। ठीक है, साइन लैम्डा अपॉन कॉस लैम्डा करेंगे तो भाई ये हो जाएगा भाई कॉस लैम्डा कॉस थीटा। ठीक, और ऐसे ही जब आपका 10 से कॉस लैम्डा मल्टीप्लाई होगा तो ये बच जाएगा साइन लैम्डा। ठीक है, तो नीचे वाला आपका फॉर्मूला कुछ याद दिला रहा है, ये याद दिला रहा है किसकी, ये याद दिला रहा है एक फॉर्मूले की, जो फॉर्मूला है आपका कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी का, तो ये है कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला, तो कॉस थीटा माइनस लैम्डा। ठीक है,
अब आपको क्या निकालना है दोस्तों, मैंने क्या बताया था इसमें, हमारा मोटिव क्या है, हमें निकालना है मिनिमम फोर्स दैट इज रिक्वायर्ड टू पुल दिस ऑब्जेक्ट इन अ इन अ रफ हॉरिजेंटल प्लेन। तो मिनिमम, ये फोर्स मिनिमम कब होगा दोस्तों, जब ये वाला पार्ट मैक्सिमम होगा, यानी कि कॉस थीटा माइनस लैम्डा की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, 1 की, क्योंकि आपको पता है भाई कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1। इट सिंपली मीन्स दैट कि भाई जो थीटा माइनस लैम्डा है वो बराबर क्या होना चाहिए, 0। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, थीटा बराबर लैम्डा, है ना। तो ये तो हमने पहले भी कंडीशन पढ़ी है कि भाई जब थीटा बराबर लैम्डा होता है तो यहाँ से आप पी की मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हो। भाई पी बराबर क्या हो जाएगा, डब्लू साइन लैम्डा। ठीक हो गया, तो भाई डब्लू साइन लैम्डा इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, ये कभी डायरेक्टली क्वेश्चन भी आया है कितने बार कि वो आपका मिनिमम फोर्स आपको निकालना है जो किसी ऑब्जेक्ट को या किसी बॉडी को किसी आपके रफ हॉरिजेंटल प्लेन पर खींच सके। तो यहां पर आपका आप देख सकते हैं कि P बराबर कितना होता है, डब्ल्यू साइन लैम्डा। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों बॉडी इन अ रफ इंक्लाइन प्लेन, काफी इंपॉर्टेंट है। अभी तक कैसा था, प्लेन हॉरिजेंटल था, अब होगा इंक्लाइन प्लेन, यानी कि हॉरिजन से कुछ एंगल बना के कुछ झुकाव में होगा। ठीक है, यानी कुछ एंगल बनाए हुए होगा। तो इसमें पहला लॉ ये कहता है कि अगर कोई बॉडी किसी रफ इंक्लाइन प्लेन में रखी है और वो बिल्कुल स्लाइड करने ही वाली है, ठीक है, तो उस केस में जो आपका प्लेन हॉरिजन से एंगल बनाता है वही एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, कहने का मतलब ये है, मैं आपको बताता हूं यहां से, लेट जैसे बॉडी है, सॉरी ये आपका एक हॉरिजन है और ये आपका प्लेन है। देखिए पहले प्लेन आपका क्या था, हॉरिजन प्लेन था। अब आपका जो प्लेन है वो आपका कैसा है, इंक्लाइन प्लेन है। ठीक है, ये आपका हॉरिजन है नीचे। तो अब है क्या कि भाई जो ये एंगल है, ये अल्फा, माना सपोज करो ये आपका हॉरिजन है। ठीक है, हॉरिजन से जो ये प्लेन एंगल बनाएगा ना, वही दोस्तों ये जो अल्फा है वो हमें प्रूफ करना है लैम्डा के बराबर। ठीक है, किस केस में, उस केस में जब बॉडी आपकी बिल्कुल क्या है, फिसलने वाली है। ठीक है, बॉडी बिल्कुल फिसलने वाली है, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो क्या काम करेगा, वेट काम करेगा। ठीक है, वेट आपका कहाँ की ओर को काम करेगा, बिल्कुल नीचे की ओर को। ठीक है, इसको हम वेट मान लेते हैं। और जैसे कि हमने पता है कि भाई जो रिएक्शन काम करती है वो तो आपकी बिल्कुल कहाँ पर काम करेगी, बिल्कुल प्लेन पर नॉर्मल। ठीक है, वो तो भाई प्लेन पर नॉर्मल काम करती है। ठीक हो गया, तो ये तो आपकी हो गई कितनी, ये तो हो गई भाई रिएक्शन। ठीक है, अब होगा क्या कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो दोस्तों ऑब्जेक्ट है, इसको P मान लेते हैं। चलो ये आपका ऑब्जेक्ट को P मान लेते हैं। ये आपका दोस्तों नीचे की ओर को स्लाइड करने वाला है, तो ऑफकोर्स इसमें क्या लगेगा यहाँ पर, क्योंकि ये स्लाइड करने ही वाला है तो ये पोजीशन ऑफ लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है, तो यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम करेगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी, म्यू आर के बराबर होगी। ठीक है, अब आपको दोस्तों यहाँ पर पता होगा कि सपोज करो मैं इस आर को अगर मैं थोड़ा सा इधर की ओर को बढ़ा दूँ, ये थोड़ा सा मैं इसको सही कर लेता हूँ। देखिए अगर मैं इसको ऐसे बढ़ा दूँ, एक सेकेंड, अभी भी नहीं हो पाया ये। ठीक है, तो दोस्तों ये एंगल आपका कितना होगा बता सकते हैं आप, ये एंगल भी कितना होगा, अल्फा होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए ये आपका इस, देखिए अगर आपकी दो लाइनें हैं, ठीक है, ये माना है अल्फा है, ठीक, तो जो इन दोनों पे परपेंडिकुलर होंगी, ये एक परपेंडिकुलर इस पे, एक परपेंडिकुलर इस पे डाल दीजिए ये। ठीक है, तो जो इनके बीच का एंगल होगा वही आपका इनके बीच का भी एंगल होगा। ठीक, तो है क्या कि जैसे ये वाली इस पर परपेंडिकुलर है, ये वाली इस पर परपेंडिकुलर है। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि इनके बीच का एंगल भी वही होगा जो इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो एंगल है वो आपका कितना होगा, अल्फा के बराबर ही होगा। ठीक है, आप ज्योमेट्री अच्छे से पढ़ी होगी तो आप इसको निकाल सकते हैं कि ये एंगल भी आपका क्या होगा, अल्फा के बराबर होगा, क्योंकि ये वाली जो लाइन है दोस्तों, ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये भी आपकी क्या है, इस पर 90 डिग्री है और ये वाली लाइन इस पर 90 डिग्री है। तो जो 90 डिग्री है दोनों पे, तो कहने का मतलब ये है कि जो दो लाइनें हैं इस पर अगर आपकी दो लाइनें अगर 90 डिग्री पर, तो जो इन दोनों के बीच का एंगल होता है वो 90 डिग्री वाली लाइनों के बीच का एंगल होता है। ठीक है, तो या तो एक तो ये होता है कि भाई परपेंडिकुलर वाला नियम, एक होता है पैरेलल वाला नियम। ठीक है, कि दो लाइन अगर पैरेलल हैं और जो उनके बीच का एंगल होगा वही उन दोनों लाइन की पैरेलल लाइंस के बीच में एंगल होगा। तो ऐसे ही जो दो लाइन है उनके बीच का एंगल कोई अल्फा है, तो उन दोनों पे जो परपेंडिकुलर लाइन है उनके बीच का एंगल भी अल्फा ही होगा। ये सीधा सीधा सा नियम है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ज्योमेट्री के नियम है, आपको पता होने चाहिए। ठीक, अब होगा क्या, अब यहां पर से क्या होगा, यहां पर से दोस्तों क्योंकि ये जो बॉडी है वो
ये अबाउट टू स्लाइड है, ठीक है। तो इस केस में जैसे कि मैंने बोला था आपको कि दोस्तों ये अभी भी लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है। तो जब ये दोस्तों लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है तो ये किसके अंडर काम कर रहे हैं, ये दोस्तों अंडर काम कर रहे हैं लामीज थ्योरम के, जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, ठीक है। तो इसमें जो तीन फोर्स हैं जो इसको बैलेंस कर रहे हैं वो कौन कौन से आप देख सकते हैं। एक आपका क्या है, ये म्यू आर, ठीक है। एक आपका है आर, ठीक है, और एक आपका वेट डब्ल्यू, ठीक है। लामी थ्योरम मैंने आपको बताया था अच्छे से, ठीक। तो ये आपका क्या है दोस्तों, म्यू आर, ठीक है, और ये आपका आर है और ये आपका डब्ल्यू है, ठीक है। तो होता क्या है, लामीज थ्योरम मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, किस तरीके से मैंने आपको बताया था कि भाई क्या हो जाएगा, आर अपॉन साइन ऑफ एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस ना, ये आपके क्या होते हैं, प्रोपोर्शन में होते हैं। तो आपने कुछ नहीं करना है, यहाँ पर से एंगल निकाल लेने हैं। तो आप देख सकते हैं भाई आर और म्यू आर, इसके बीच का तो एंगल साफ साफ है, कितना है, 90 डिग्री है। ये तो होता ही है, ठीक। जैसे कि हमने बताया कि जो फ्रिक्शन है और जो नॉर्मल रिएक्शन उनके बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। अब आप ये निकालिए, देखिए ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ये एंगल कितना दिख रहा है आपको, देखिए ये दिख रहा है 90 प्लस अल्फा, है ना, ये 90 प्लस अल्फा है, ठीक है। तो अब ये मिल गया, तो इसके बाद आप ये निकाल सकते हैं, ये वाला कितना हो जाएगा भाई, ये आपका 90 प्लस अल्फा, यानी कितना हो गया भाई 180 प्लस अल्फा, तो टोटल हो गया। ये 360 होता है भाई, 360 में से आप माइनस कर दो तो ये वाला कितना आ जाएगा भाई, 180 माइनस अल्फा आ जाएगा, ठीक है। टोटल तो आपका कितना होता है, टोटल 360 होता है ना। तो बस अब आप क्या करिए, लामीज थ्योरम लगाइए। तो लामीज थ्योरम क्या कहता है भाई, आर अपॉन द साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू, बिल्कुल आर इसके सामने का एंगल कितना है, ये वाला, ठीक है। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ ये वाला एंगल, तो आर अपॉन कितना हो जाएगा भाई, साइन 90 प्लस अल्फा बराबर, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, म्यू आर अपॉन साइन 180 माइनस अल्फा बराबर हो जाएगा W अपॉन साइन 90, ठीक है, क्योंकि ये एंगल आपका कितना है, 90 है, W के जस्ट सामने, ठीक है। तो बस आप इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करके देखिए क्या आ जाएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा भाई 90 प्लस थीटा, यानी होता है भाई कॉस अल्फा, जहाँ तक मेरा ख्याल है कॉस अल्फा ही होता है, ठीक है। और इसके बाद क्या हो जाएगा भाई, म्यू आर अपॉन, देखिए साइन 180 माइनस अल्फा दैट इज अगेन साइन अल्फा, ठीक है। और यहाँ से भाई W अपॉन साइन 90 है, तो क्या कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक। तो यहाँ से आप एक काम करिए, इन दोनों को साथ ले लीजिए। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा भाई, R से R कैंसिल आउट हो जाएगा, और 10 अल्फा साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा कितना हो गया, 10। तो 10 अल्फा बराबर म्यू, अब म्यू की वैल्यू कितनी होती है भाई, 10 लैम्डा, ठीक है। तो भाई यहाँ से कितना आ गया भाई, अल्फा बराबर आ गया लैम्डा। यही तो दोस्तों हमें प्रूफ करना था ना। लैम्डा क्या होता है बताओ, ये होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये देखिए जो अल्फा की वैल्यू है वो लैम्डा के बराबर आ गई, यानी कि अल्फा बराबर लैम्डा आ गया। तो जब एक इंक्लाइन प्लेन में बॉडी अबाउट टू स्लाइड होती है तो उस केस में जो प्लेन और हॉरिजन के बीच का एंगल होता है वही एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ, आप इसको ध्यान में रखिएगा, इस पर बेस बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो लैम्डा बराबर क्या हो गया, अल्फा हो गया, ठीक। इसके बाद अब दूसरा केस देखते हैं। इसके बाद अगली कंडीशन दोस्तों, इक्विलिब्रियम ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन। अब हमें इक्विलिब्रियम डिस्कस करना ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन। अब यहाँ पर दोस्तों कंडीशन ये है कि कोई आपकी बॉडी किसी रफ इंक्लाइंड प्लेन पे रखी है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो इसका एंगल जो होता है, यानी कि जो झुकाव कोण है, वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन से बड़ा है, ठीक है। ये चीज को आपने ध्यान में रखनी है, यानी कि जो अल्फा है वो इस समय पे लैम्डा से बड़ा है, ठीक है। और हमने क्या किया है कि यहां पर जो प्लेन है, प्लेन के अलोंग पे एक फोर्स लगाया है, ठीक है, एक फोर्स लगाया है जो कि इसको क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। अब इसमें दो कंडीशन हो सकती है। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको कंडीशन दिखाता हूं, सबसे पहले मैं बनाता हूं, ये देखिए, ये आपका इस कंडीशन में BCA, इसको मान लेते हैं ABC, और ये जो दोस्तों एंगल अल्फा है वो लैम्डा से इस बार बड़ा है, ये चीज को आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। और इस केस में क्या है कि भाई आपका एक ऑब्जेक्ट ये रखा हुआ है, देखिए ध्यान से देखना, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और इस केस में क्या करेगा, सबसे पहले तो चलो हम जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो बना लेते हैं। सबसे पहले तो क्या होगा भाई, वेट काम करेगा नीचे की ओर को, एक आपकी इस पर क्या करेगी, नॉर्मल रिएक्शन काम करेगी, जो कि बिल्कुल इस पर क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, ठीक है, जो कि इस पर क्या होगी, परपेंडिकुलर, ठीक है। और जैसे कि हमने बताया था ये एंगल आपका कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये आपका O मान लेते हैं, ठीक।
अब देखिए दोस्तों, इस पे क्या हो रहा है कि एक फोर्स काम कर रहा है जो कि बिल्कुल जो आपका प्लेन है, प्लेन के बिल्कुल पैरेलल है, ठीक है, बिल्कुल प्लेन के पैरेलल है, काम कर रहा है, ठीक है। अब इसमें मान लेते हैं कंडीशन क्या होगी, दो कंडीशन होगी। कंडीशन ये होगी कि भैया ये ऑब्जेक्ट है, फिसलने वाला है, सपोज करो नीचे की ओर को जाने वाला है। अब जब ये नीचे की ओर को जाने वाला होगा तो उस केस में जो फ्रिक्शन होगा कहाँ की ओर को काम करेगा, ऑफकोर्स ऊपर की ओर को, ठीक है। और आपका जो फोर्स है वो भी इसी डायरेक्शन में काम करे, इसको P1 मान लेते हैं, ठीक है। यहां पर आपको ये कंडीशन है। इसके बाद अगला केस क्या होगा कि भाई P1 ऊपर की ओर को तो काम कर रहा होगा, P2 काम कर रहा होगा, ये अब आपका जो ऑब्जेक्ट है ऊपर की ओर को जाने वाला होगा, ठीक है। अब ध्यान में रखना कि यहां पर जो ये ऑब्जेक्ट है ये दोस्तों ये नीचे की ओर को जाने वाला है। जब ये नीचे की ओर को जाने वाला है तो फ्रिक्शन कहां की ओर को लगेगा, ऊपर की ओर को लगेगा, ये चीज को ध्यान में रखना, ठीक है। तो अभी जो हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हम जो फोर्स लगा रहे हैं, ऊपर की ओर को, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे की ओर को जाने वाला है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अब क्या होगा इस केस में, क्या होगा, देखिए ये एंगल आपका कितना है, अल्फा, ये एंगल भी आपका कितना होगा, अल्फा होगा। तो आप यहां पर से देख सकते हैं कि यहाँ पर बैलेंस की कंडीशन बनानी पड़ेगी, ठीक है। अब ये वेट आपका कितना है दोस्तों, W, तो ये वाला कितना होगा भाई, W कॉस अल्फा, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। और ये वाला क्या होगा दोस्तों, ये वाला क्या होगा दोस्तों, ये होगा आपका W साइन अल्फा, ठीक है। तो अभी फिर भी अभी भी कौन सी कंडीशन है, बैलेंस की कंडीशन है। तो भाई बैलेंस की कंडीशन में क्या होता है आपको पता है, बैलेंस की कंडीशन में क्या होगा भाई, ये हो जाएगा भाई P1 प्लस म्यू आर। अब आप देख सकते हैं P1 प्लस म्यू आर बराबर हो जाएगा W साइन अल्फा, ठीक है, W साइन अल्फा। और इसी तरह से जो R है वो R किससे बैलेंस होगा दोस्तों, W कॉस अल्फा से, ठीक है। इसका जो आपका W का एक तो हॉरिजेंटल एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, तो हमने इसमें इसको बांट दिया है, बस इक्वेशन नंबर 1 हो गई, इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से R को हटाना है। तो जब आप R को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए P1 प्लस म्यू इंटू R की जगह पे क्या रख देंगे भाई, W कॉस अल्फा, ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, W साइन अल्फा, ठीक। तो भाई P1 बराबर यहां से हो जाएगा भाई W साइन अल्फा माइनस ये हो जाएगा म्यू W कॉस अल्फा, ठीक है। अब म्यू की वैल्यू आपको पता है, म्यू की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, ये होती है tan लैम्डा। W कॉमन ले लो यहाँ से, ये हो जाएगा भाई साइन अल्फा माइनस म्यू की जगह पर आप क्या रख देंगे, tan लैम्डा, ठीक है, कॉस अल्फा। और फिर वही करेंगे भाई, tan लैम्डा की जगह पे क्या रखेंगे भाई, साइन लैम्डा अपॉन कॉस लैम्डा, ठीक है। मैं डायरेक्टली कर देता हूँ, डायरेक्ट करने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना। यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, कॉस लैम्डा, ठीक है, मैंने एलसीएम भी ले लिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, साइन अल्फा कॉस लैम्डा माइनस साइन लैम्डा कॉस अल्फा, ठीक है भाई। तो अब ये फॉर्मूला है, ये है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये हो गया भाई W साइन अल्फा माइनस लैम्डा अपॉन कॉस लैम्डा, P1 बराबर। तो ये आपकी दोस्तों फोर्स की वैल्यू, ठीक है। केस नंबर 1 में ये है दोस्तों आपका फोर्स, ठीक है, W साइन अल्फा माइनस लैम्डा अपॉन कॉस लैम्डा, ठीक है। अब आप चीज को ध्यान में रखना कि हमने अल्फा माइनस लैम्डा क्यों लिया, क्योंकि हमने अल्फा को माना है कि वो अभी लैम्डा से बड़ा है, ठीक है। ये केस आपका ये चल रहा है। अब देखिए दूसरा क्या होगा, दूसरा केस भी अब ऐसे ही होगा कि भाई फिर से हम ये ले लेते हैं आपका एक इंक्लाइन प्लेन, ठीक है, इसको आप मान लीजिए B, इसको मान लीजिए C, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इस पे क्या होगा भाई, सबसे पहले तो क्या काम करेगा, नीचे की ओर को इसका वेट काम करेगा, ठीक है। फिर एक इसमें एक बनेगी नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर को, ठीक है। और इसमें ऑफ कोर्स यहाँ की ओर को क्या काम कर रहा है, एक फोर्स काम कर रहा है, ठीक है। अब ये फोर्स इतना ज़्यादा है कि ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को अब ऊपर की ओर को स्लाइड करने वाला है। अब जब ये ऊपर की ओर को स्लाइड करने वाला है तो ऑफ कोर्स क्या काम करेगा, फ्रिक्शन कहाँ की ओर को काम करेगा, नीचे की ओर को, ठीक है। फ्रिक्शन कहाँ की ओर को काम करेगा, नीचे की ओर को। ऐसे दोस्तों ये काम करते हैं, ठीक। और ये आपकी क्या है, रिएक्शन है। और ये दोस्तों क्या होगा आपका, ऑफ कोर्स इसका अल्फा, ये एंगल कितना बनाएगा, अल्फा। तो ये W का क्या हो गया, कंपोनेंट, तो इसको क्या बोलेंगे, W कॉस अल्फा। और इधर को दोस्तों इस बार क्या काम करेगा, ऑफ कोर्स वही W साइन अल्फा, ठीक है। कंपोनेंट निकालने आते हैं। अब आपके सामने बन गई, अब आप इसको बैलेंस करिए, फिर से क्या बनाइए, इक्वेशन बनाइए। देखिए आप इनको करते करते आप इजीली इसके क्वेश्चन कर लेंगे, कितने चुटकियों में आप इसके क्वेश्चन करेंगे आपको खुद नहीं पता लगेगा। भाई P2 बराबर क्या हो जाएगा बताइए, इसको बैलेंस करिए, यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, म्यू आर प्लस
W साइन अल्फा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 आप देख सकते हैं भाई म्यू आर और जो आपका म्यू आर प्लस W साइन अल्फा वो P2 को बैलेंस करेंगे और R बराबर क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा W कॉस अल्फा। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब आप क्या करेंगे, ऑफ कोर्स यहाँ से क्या करेंगे, R को एलिमिनेट कर देंगे। तो भाई P2 बराबर हो जाएगा म्यू इंटू R की जगह पे क्या रख देंगे भाई, W कॉस अल्फा प्लस W साइन अल्फा। ठीक है, इसके बाद W कॉमन ले लेंगे और म्यू की जगह पे क्या रख देंगे भाई, टेन लैम्डा। ठीक है, तो टेन लैम्डा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। अब टेन लैम्डा की जगह पे क्या रखेंगे, टेन लैम्डा की जगह पे रख देंगे, चलो मैं इसको दूसरे उससे कर देता हूँ, P2 बराबर हो जाएगा W टेन लैम्डा की जगह पे साइन लैम्डा अपॉन कॉस लैम्डा। मैं पहले सॉल्व कर देता हूँ इसको, ये हो जाएगा भाई साइन लैम्डा कॉस अल्फा प्लस कॉस लैम्डा साइन अल्फा। ठीक है भाई, तो यहाँ से P2 बराबर हो जाएगा भाई W अपॉन कॉस लैम्डा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये किसका फॉर्मूला है दोस्तों, ये है साइन अल्फा प्लस लैम्डा का। ठीक हो गया, तो भाई यहाँ से P2 बराबर कितना आ गया, ये आ गया भाई W साइन अल्फा प्लस लैम्डा अपॉन कॉस लैम्डा। ठीक हो गया, तो ये आ गया दोस्तों आपका दूसरे केस का वैल्यू, दूसरे केस में फोर्स की वैल्यू। ठीक है, तो ये है दोस्तों दूसरा रिएक्शन। ठीक है, पहले वाले का क्या था, W साइन अल्फा माइनस लैम्डा अपॉन कॉस लैम्डा था, लेकिन इस बार कितना है, W साइन अल्फा प्लस लैम्डा। तो आपको कुछ याद नहीं करना है, आपको सीधे प्लस माइनस बीच में याद कर लो और कुछ नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों इसमें भी कुछ और केस बन सकते हैं। अभी तक हमने देखिए फोर्स लिया था जो कि इंक्लाइन प्लेन पे काम कर रहा था, वो बिल्कुल इंक्लाइन प्लेन के अलोंग काम कर रहा था। अब जरूरी थोड़ी है कि फोर्स हमेशा बिल्कुल इंक्लाइन प्लेन के अलोंग काम करे, वो हो सकता है कि वो इंक्लाइन प्लेन से भी क्या बना रहा हो, कुछ एंगल बना रहा हो। तो इस केस में हम दोस्तों वो डिस्कस करेंगे, इसके भी दो केस बनेंगे। अब देखिए ये सपोज करो ऑब्जेक्ट है, तो क्या होगा भाई, सबसे पहले तो इसका काम वेट नीचे की ओर को काम करेगा। ठीक है, ऊपर से फिर इसमें क्या लगेगी दोस्तों, यहाँ पर रिएक्शन लगेगी नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन ये। ठीक है, एक तो नॉर्मल रिएक्शन होगी। अब सपोज करो यहां से जो फोर्स है वो इधर की ओर को काम कर रहा है, ये देखिए। ठीक है, अभी तक हम क्या ले रहे थे, उसको बिल्कुल प्लेन के अलोंग ले रहे थे ना, प्लेन की डायरेक्शन में ले रहे थे, लेकिन अब प्लेन के अलोंग नहीं लेंगे, प्लेन से कुछ एंगल बना रहा है। ठीक है, तो अब यहां से क्या होगा भाई, ये एक सेकेंड, तो देखिए यहां पर क्या है, ये आपका P है और ये आपका हो गया R। ठीक है, और ये आपका कितना होगा, वेट W। ठीक, अब जैसे कि मैंने आपको बताया, ये आपका क्या होगा, ये एंगल हो जाएगा आपका कितना, अल्फा। ठीक है, केस वही है कि इस समय पे जो अल्फा है वो लैम्डा से बड़ा है। अब दोस्तों जब ये P इस तरह से काम कर रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है ये नीचे की ओर को जाने वाला है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये नीचे की ओर को स्लाइड करने वाला है। ठीक है, जब नीचे की ओर को स्लाइड करेगा तो ऑफकोर्स क्या होगा भाई, इधर को क्या काम करेगा, ऊपर की ओर को फ्रिक्शन काम करेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ये आपका एंगल है, आपका ये म्यू आर ऊपर की ओर को काम कर रहा है। ठीक है, अब जो ये P है दोस्तों, ये इससे माना थीटा एंगल बना रहा है, तो ये थीटा एंगल बना रहा है, तो क्या होगा इस केस में, अब आप देख सकते हैं कि ये अभी भी क्या है, बैलेंस की कंडीशन है। तो बैलेंस की कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर ये W है, तो ये क्या होगा बताओ, W कॉस अल्फा, ये वाला क्या होगा, W साइन अल्फा। ठीक है, और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो P है, P के भी आपके कंपोनेंट निकलेंगे, P के दो कंपोनेंट होंगे, इसको P1 माना है, तो ये वाला क्या होगा दोस्तों, ये होगा P1 साइन थीटा। ठीक है, कंपोनेंट आपको निकालने आते हैं। और ये वाला दोस्तों क्या होगा, ये वाला आपका क्या होगा, ये वाला होगा P1 कॉस थीटा। होगा नहीं होगा, तो अब आप देखिए बैलेंस की कंडीशन में क्या होना चाहिए, बैलेंस। अब आप इसको बैलेंस करिए, क्या होगा, देखिए पहले आप देखिए जो प्लेन के अलोंग में काम कर रहे हैं, प्लेन के अलोंग में कौन कौन काम कर रहे हैं, एक तो क्या होगा भाई P1 कॉस थीटा और प्लस म्यू आर, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दोनों काम कर रहे हैं। एक तो है भाई P1 के भी दो कंपोनेंट निकलेंगे ना इस बार, एक तो भाई P1 कॉस थीटा प्लस म्यू आर बराबर हो जाएगा कितना, W साइन अल्फा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरह से आप जो वर्टिकली बैलेंस कर रहे हैं, वर्टिकल कौन कौन बैलेंस कर रहे हैं देख सकते हैं आप, ये है P1 साइन थीटा प्लस R। ठीक है भाई, P1 साइन थीटा प्लस R बराबर W कॉस अल्फा। ठीक है, ये केस क्या है, इस केस में जो ये ऑब्जेक्ट O है वो नीचे की ओर को जाने वाला, नीचे की ओर को फिसलने वाला, तो ऑफ कोर्स फ्रिक्शन कहाँ की ओर को लगेगा, ऊपर की ओर को। ठीक है, ये चीज यहाँ पे ध्यान में रखनी है। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर से आप क्या करेंगे, अब
अब आप देख सकते हैं यहाँ पर म्यू है, यहाँ पर आर है, तो आप इसको म्यू से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखिए, P1 मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ कॉस थीटा माइनस, आपने सेकंड इक्वेशन को म्यू से माइनस करके, इसको आपने म्यू से माइनस करके फर्स्ट में से माइनस कर देना है। ठीक है, मतलब सेकंड इक्वेशन को म्यू से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट में से माइनस करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से देखिए W, ये हो जाएगा भाई साइन अल्फा माइनस म्यू कॉस अल्फा। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर तक तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद अब म्यू की वैल्यू आपको पता है क्या होती है भाई, इसकी वैल्यू ये होती है tan लैम्डा। तो भाई tan लैम्डा को मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ साइन लैम्डा अपॉन कॉस लैम्डा। ठीक है, ये हो गया आपका साइन थीटा बराबर हो जाएगा भाई W साइन अल्फा माइनस म्यू, म्यू की वैल्यू कितनी है भाई, साइन लैम्डा अपॉन कॉस लैम्डा, क्योंकि इसकी वैल्यू tan लैम्डा होती है। ठीक, अब आप इसको सॉल्व करिए। इसमें आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा बताओ, P1 ये हो जाएगा भाई कॉस थीटा कॉस लैम्डा। ठीक है, और ये हो जाएगा भाई माइनस साइन थीटा साइन लैम्डा। इसी तरह से ये बराबर होगा W कॉस लैम्डा साइन अल्फा माइनस साइन लैम्डा कॉस अल्फा। ठीक हो गया, अब नीचे का कॉस लैम्डा दोनों में कट जाएगा। ठीक, तो ये आपके दो फॉर्मूला आ गए, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो किसका फॉर्मूला ये है, कॉस थीटा प्लस लैम्डा का। ठीक है, और ये आपका किसका फॉर्मूला है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये आपका साइन ए माइनस बी का, तो साइन क्या आएगा, अल्फा माइनस लैम्डा आएगा, क्योंकि अल्फा अभी भी क्या है, लैम्डा से बड़ा है। ठीक है भाई, तो यहां से दोस्तों क्या रिलेशन आपका निकल कर आ जाएगा भाई, P1 बराबर आ जाएगा W साइन अल्फा माइनस लैम्डा अपॉन कॉस थीटा प्लस लैम्डा। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका इसका रिलेशन निकल के आ गया। ठीक है, तो ये है दोस्तों वो केस जब आपका P एक इंक्लाइन प्लेन में काम कर रहा है लेकिन उसके अलोंग काम नहीं कर रहा, उससे कुछ एंगल बना के काम कर रहा है। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या होगी, दूसरी कंडीशन में ये क्या होगा दोस्तों, ये अबाउट टू मतलब ऊपर की ओर को खींचने वाला होगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन में क्या होगा कि एक सेकेंड, दूसरी कंडीशन में दोस्तों क्या होगा कि ये जो आपका जो ये ऑब्जेक्ट है ये ऊपर की ओर को खींचने वाला है। जब ये ऊपर की ओर को खींचने वाला होगा तो ये कहाँ की ओर को जाएगा, नीचे की ओर को जाएगा। ठीक है, तो आप एक काम करिएगा, उस केस को आप दोबारा खुद निकालिएगा, उसमें कैसे बनेगा। ठीक है, तो उसमें आपका क्या होगा, देखिए मैं आपका यहाँ सामने बना के यहाँ पर दिखाता हूँ, ये है। ठीक है, उस केस में आपका क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट है ना दोस्तों, ये नीचे की ओर को जाने वाला होगा। तो नीचे की ओर को काम करेगा तो भाई म्यू आर नीचे की ओर को काम करेगा, वेट ऑफकोर्स इधर की ओर को काम करेगा, इधर को रिएक्शन होगी। ठीक है, और ये आपका क्या होगा P2, ये माना थीटा एंगल बना रहा, तो ये क्या होगा आपका इधर की ओर को क्या बनेगा भाई, P2 कॉस थीटा। ठीक है, और ये वाला क्या होगा P2 साइन थीटा। तो आप एक काम करेंगे, इसको आप खुद निकाल के देखेंगे। तो मैं आपको डायरेक्टली रिजल्ट बता रहा हूँ, रिजल्ट क्या होगा ऑफकोर्स बताइए, P2 बराबर क्या हो जाएगा, जहां पर माइनस वाला है वहां पर प्लस हो जाएगा, जहां पर प्लस वाला है वहां पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फा प्लस लैम्डा अपॉन कॉस थीटा माइनस लैम्डा, ये चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। यहाँ पर आप इस तरह से रिजल्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत इजीली निकाल सकते हैं। अब आपको ये आ जाना चाहिए। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए दोस्तों, इस पर बेस्ड पहला क्वेश्चन, 4 किलोग्राम भार का एक पिंड 30 डिग्री के ढाल पर एक रुक्ष समतल पर सीमांत संतुलन की अवस्था में रखा हुआ है। घर्षण गुणांक और अविलंब प्रतिक्रिया निकालनी है। 4 किलोग्राम भार का कोई आपकी बॉडी है, वो आपकी 30 डिग्री के एंगल पर जो आपका रफ प्लेन है उसमें लिमिटिंग इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, तो आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन निकालनी है। तो आप देखिए कितनी सिंपल वे में आप इसको निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको पता है ये आपको एंगल कितना दे रखा है, ये दे रखा है भाई 30 डिग्री। ठीक है, क्योंकि आपको प्लेन आपका इंक्लाइंड प्लेन दिया हुआ है। ठीक है, और आपको साथ में ये कह रहा है कि भाई ये आपका एक कोई बॉडी है। ठीक है, अब ये यहाँ पर आपको ऐसा नहीं कह रखा कि भाई कोई फोर्स काम कर रहा है, तो भाई कोई फोर्स तो इसमें काम नहीं कर रहा है, तो होगा क्या कि ये इट इज़
सीमांत संतुलन का मतलब क्या है कि इट इज अबाउट टू स्लाइड। तो अब ये स्लाइड कहाँ की ओर को करेगी, ऑफकोर्स नीचे की ओर को स्लाइड करेगी। जब नीचे की ओर को स्लाइड करेगी तो ऑफकोर्स जो फोर्स है वो कहाँ की ओर को काम करेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऊपर की ओर को, और ये कैसा होगा, म्यू आर के बराबर होगा, क्योंकि आपसे कह रखा है कि भाई सीमांत संतुलन की अवस्था, और रिएक्शन कहाँ की ओर को काम करेगी दोस्तों, ये ऊपर की ओर को काम करेगी, आर की ओर को। ठीक है, तो बस अब आपको यहाँ पर से चीजें मिल गई। अभी हमने आपको बताया ये 30 है, तो दोस्तों ये भी आपका कितना होता है, ये वाला भी एंगल कितना होगा, ये आपका 30 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये आपका 30 हो गया। तो अब आपको ये दे रखा भाई 4, तो ऑफकोर्स ये कितना हो जाएगा, 4 cos 30, ये 4 cos 30 होगा, और ये कितना होगा, 4 sin 30, है ना। क्यों, यही तो होंगे इसके कंपोनेंट। तो अब आप यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है अब यहाँ से। ठीक, तो आपको सारी चीज़ें मिल गई। बैलेंस की कंडीशन है, तो बैलेंस की कंडीशन में क्या हो जाएगा भाई, म्यू आर बराबर हो जाएगा भाई 4 sin 30। इस समय पर आपको ऐसा कुछ नहीं दे रखा कि यहाँ पर कोई फोर्स लगा हुआ है, बस ये अबाउट टू स्लाइड है, यानी सीमांत संतुलन की कंडीशन में। ठीक है, और आर बराबर कितना दे रखा है आपको, आर कितना हो जाएगा भाई 4 cos 30। ठीक है, तो भाई आर बराबर अगर 4 cos 30 है तो भाई cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। 2 से 2 कटा तो आर तो आप क्या भाई 2√3 kg बाहर। ठीक है, इसके बाद आपको क्या निकालना है, साथ में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है। तो भाई आप निकाल लीजिए यहाँ से, क्या हो जाएगा भाई म्यू आर, म्यू की तो वैल्यू आपको निकालनी है, आर की वैल्यू कितनी है 2√3, और 4 इंटू साइन 30, साइन 30 कितना होता है भाई 1/2। तो यह क्या आ गया 2, ये 2 से 2 कटा तो भाई म्यू बराबर आपका कितना आ गया 1/√3 आ गया। ठीक है, बस यही तो आपको निकालना था। ठीक, और नी भी अब वैसे भी आपको जो पता है कि भाई म्यू बराबर आपका कितना होता है भाई 10 लैम्डा। ठीक है, होता है ना 10 लैम्डा। ठीक, और जब मैंने आपको बताया था कि जब आपका सीमांत संतुलन की अवस्था होती है तो उस केस में अल्फा और लैम्डा बराबर होते हैं, बताया था आपको। ठीक है, कि जिस केस में आपका क्या होता है कि भाई बॉडी आपकी बिल्कुल फिसलने वाली होती है, तो उस केस में जो आपका अल्फा होता है वो लैम्डा के बराबर होता है, आपको प्रमेय बताया था। तो आप यहाँ से भी डायरेक्टली म्यू बराबर आपका 10 लैम्डा, तो भाई 10/30 रख दो डायरेक्टली। तो 10/30 आपका कितना हो जाएगा भाई 1/√3, तो डायरेक्टली यहाँ से भी निकल सकता था। ठीक, अगर वो नियम याद नहीं है तो यहाँ से निकाल लो। ठीक, तो आप किसी भी तरीके से अब आप इसको इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला प्रश्न दोस्तों, किसी रुक्ष आनत तल पर 15 किलोग्राम के पिंड को नीचे फिसलने से रोकने के लिए समतल के अनुदिश ऊपर को 6 ग्राम का बल लगाना पड़ता है, 6 किलोग्राम का। यदि पिंड को ऊपर सरकाना हो तो समतल के अनुदिश कम से कम 9 किलोग्राम का बल लगाना पड़ता है, तो घर्षण गुणांक निकालिए। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और इसको आप डायरेक्टली फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, अदरवाइज आपको तो पता है टेक्निक कैसे निकालते हैं। ये आपके दो आप एक आप क्या बनाइए, इंक्लाइन प्लेन बनाइए। सपोज करो ये आपका ओ मान लेते हैं, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखेंगे जो कि आपका इसको फिसलने से रोकना है। ठीक है, यहाँ पर की कंडीशन क्या है, फिसलने से रोकना है। तो ये इसका जो वेट है दोस्तों कितना देर का है 15। ठीक है, अब डायरेक्टली इसको बना सकते हैं, ये आपकी क्या करेगी ये। ठीक है, यहाँ पर से आपका रिएक्शन काम करेगा ऊपर की ओर को। ठीक, ये एंगल आपका कितना होगा अल्फा, ये एंगल भी आपका अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा भाई 15 कॉस अल्फा। ठीक है, तो अगर ये 15 कॉस अल्फा है तो यहाँ की ओर को क्या काम करेगा, ऑफ कोर्स 15 साइन अल्फा। ठीक है ना। अब ऊपर की ओर को इसमें कह रखा है कि भाई ऊपर की ओर को बिल्कुल अलोंग, यहाँ पर अगर आप स्टेटमेंट पकड़े तो पिंड को नीचे फिसलने से रोकने के लिए समतल के अनुदिश ऊपर की ओर को 6 किलोग्राम का बल। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है 6 किलो। अब आपका पिंड कहाँ की ओर को फिसलने वाला है, नीचे की ओर को। तो भाई फ्रिक्शन कहाँ की ओर को लगेगा, जैसे कि हमने आपको बताया था फ्रिक्शन कहाँ की ओर, ऊपर की ओर को लगेगा, यानी कि म्यू आर की वैल्यू इधर की ओर को होगी। ठीक है, क्योंकि आपसे कह रहा है ना कि भाई ये पोजीशन इक्विलिब्रियम की तो है, लेकिन ये पिंड को फिसलने से रोकने के लिए फोर्स लगाया गया 6 किलोग्राम का। तो अगर 6 किलोग्राम का फोर्स अगर आप ऊपर की ओर को लगा रहे हो, पिंड नीचे की ओर को फिसलने वाला है, तो भाई फ्रिक्शन कहाँ की ओर को लगेगा, ऊपर की ओर को, 6 किलोग्राम बाहर की ओर को। बस अब आप इसको क्या करिए, बैलेंस करिए। यहाँ सबसे पहले क्या आ जाएगा भाई आर बराबर 15 कॉस अल्फा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से आप देख सकते हैं कि भाई 6 प्लस म्यू आर, ये दोनों के डायरेक्शन है, ये किसको बैलेंस करेंगे 15 साइन अल्फा को। ठीक है, इसके बाद इसको सॉल्व करिए, फटाफट इसको सॉल्व करते हैं क्योंकि वीडियो भी बहुत लंबी हो गई है। म्यू इंटू आर की जगह पे क्या रख देंगे भाई 15 कॉस अल्फा बराबर हो जाएगा भाई 15 साइन अल्फा। ठीक है, तो यहाँ से चलो यहाँ से इसको 6 बराबर आ जाएगा
कितना 15 कॉमन ले लेंगे, ये बच जाएगा अंदर साइन अल्फ़ा माइनस म्यू कॉस अल्फ़ा। चलो ठीक हो गई, ये इक्वेशन नंबर आपकी थर्ड हो गई। ठीक है, ये तो आपकी आ गई पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन पे आ जाते हैं, फटाफट देखते हैं दूसरी कंडीशन क्या थी। दूसरी कंडीशन में फिर से अब इंक्लाइंड प्लेन बनाओ, ठीक है, और ये आपका एंगल अल्फ़ा, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट माना सपोज करो, इस पर सबसे पहले तो इसका वेट काम करेगा नीचे, फिर ये नॉर्मल रिएक्शन हो गई, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन हो गई, और फिर इसके बाद ये आपका कितना हो गया, ये आपका अगर वेट 15 है तो ये हो जाएगा भाई 15 कॉस अल्फ़ा, ठीक है, ये वाला आपका कितना होगा, ये वाला हो जाएगा 15 साइन अल्फ़ा, ठीक है। अब ध्यान में रहे ऊपर की ओर को दोस्तों जो इस समय पे फोर्स काम कर रहा है वो 9 kg भार काम कर रहा है, ठीक है। अब ये 9 kg भार क्या कर रहा है, इसको ऊपर की ओर को स्लाइड कर देगा। तो जब ये इसको ऊपर की ओर को स्लाइड कर देगा तो फ्रिक्शन कहाँ की ओर को लगेगा, नीचे की ओर को, ध्यान में रखना है, ठीक है। ये केस में आपका क्या है कि भाई ये जो फोर्स है वो इसको ऊपर की ओर को खींच के ले जाएगा। तो बस अब यहाँ से आप फिर से बैलेंस की इक्वेशन बनाइए। देखिए हॉरिजेंटली कैसे बैलेंस हो रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई 9 kg जो है वो आपका यानी कि म्यू आर प्लस 15 साइन अल्फ़ा बराबर है 9 kg यानी 9, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और दूसरा आपका क्या है, जो ये नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर को काम कर रही है, ये नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर काम कर रही है, तो आर तो बराबर क्या है 15 कॉस अल्फ़ा, वो तो होना ही है दोनों केसेस में, ठीक है। तो ये हो गया। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, आर की वैल्यू को रख देंगे, ये हो जाएगा भाई 15 कॉस अल्फ़ा प्लस 15 साइन अल्फ़ा बराबर हो गया 9, ठीक है। इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 3, या चलो वैसे तो बहुत हो गई है, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, ठीक है। अभी हमने ऊपर बनाई थी एक इक्वेशन, ये बनाई थी 15 साइन अल्फ़ा माइनस म्यू 15 कॉस अल्फ़ा। चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ उसको 15 साइन अल्फ़ा माइनस म्यू 15 कॉस अल्फ़ा, ये इक्वेशन बनाई थी ना, बराबर थी 6, ठीक है। बस इसको चलो डी मान लो। तो दोनों को क्या करना है, ऑफ कोर्स ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो भाई ये हो जाएगा भाई 15 प्लस 15 साइन अल्फ़ा यानी कितना हो गया भाई 30 साइन अल्फ़ा, नॉर 6 होता है भाई 15। तो यहाँ से साइन अल्फ़ा बराबर हो जाएगा कितना 15/30 यानी अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 30 डिग्री, 30 डिग्री आ गई अल्फ़ा की वैल्यू, ठीक हो गया। हमें तो निकालना है लेकिन दोस्तों अभी हमें म्यू निकालना है। तो म्यू कैसे निकलेगा, तो चलो फिर से देखते हैं। अब एक काम करते हैं दोस्तों कि यहाँ पर से जो ये दोनों मैंने इक्वेशन लिखी है ना सी और डी, ठीक है, इस सी और डी को मैं काम करता हूँ, इसको डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। अब पहले मैंने क्या किया, इनको ऐड किया, अब मैं इनको क्या कर रहा हूँ डिवाइड, सी डिवाइडेड बाई डी करना है, ठीक है। तो क्या होगा, थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ, इससे आपको दिख जाएगा। सी डिवाइडेड बाय मैं क्या कर रहा हूँ डी कर रहा हूँ। तो देखिए ध्यान से, तो देखिए दोस्तों मैं इसको करता हूँ यहाँ पर डिवाइड, थोड़ा जगह की कमी हो रही है लेकिन कोई बात नहीं, आप एडजस्ट कर लीजिए। यहाँ से 15 और 15 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो ये बच जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा भाई म्यू कॉस अल्फ़ा, ठीक है, प्लस साइन अल्फ़ा अपॉन माइनस म्यू कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा बराबर 9/6, ठीक है। कोई भी दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ पर तक तो कोई भी दिक्कत नहीं। तो यानी कि इसका मतलब है कि भाई साइन अल्फ़ा माइनस म्यू कॉस अल्फ़ा पर, ठीक। अब यहाँ से आप क्या करिए, थोड़ा सा इसको निकालने की कोशिश, ये काम करता हूँ कॉस अल्फ़ा से डिवाइड कर दे तो भाई ये हो जाएगा भाई म्यू प्लस 10 अल्फ़ा अपॉन माइनस म्यू प्लस 10 अल्फ़ा, थोड़ा ईजी हो जाएगा मतलब निकालना ना। इजिकल्स टू कितना क्या भाई 9/6, 9/6 कितना है, 9/6 का मतलब है यानी कितना हो गया भाई 3/2 है ना, 3/2 हुआ। अब देखिए अल्फ़ा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, अल्फ़ा की वैल्यू हमने कितनी निकाली 30 डिग्री। तो भाई यहाँ से आप निकाल लीजिए 30 डिग्री का मतलब कितना हो गया, चलो एक काम करते हैं, अच्छा 30 डिग्री का मतलब कितना हो गया भाई 1/√3,
थोड़ा सा ये अलग हो जाएगा फिर, चलो कोई बात नहीं। म्यू प्लस 1/√3 बराबर हो गया 3/2। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर दिए, सॉल्व करिए तो क्या होगा, जाएगा भाई 2 म्यू प्लस 2/√3 बराबर -3 म्यू प्लस 2/√3। ठीक है, 2/√3। एक सेकेंड, ये क्या हुआ, 3/√3 है, सॉरी 2 बाई नहीं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा भाई 5 म्यू बराबर 1/√3। तो म्यू बराबर आपका कितना आ जाएगा भाई, 1/5√3। तो यही आपको निकालना था दोस्तों, घर्षण गुणांक यानी कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो इस तरीके से दोस्तों हम इसको निकालते हैं। अब यहाँ से आपको कभी ये भी हो सकता है भाई कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालो, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाएगा भाई, म्यू बराबर हम जानते हैं 10 लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा 1/5√3। तो यहाँ से लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा 10 इनवर्स 1/5√3। ठीक है, तो ये थे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और वैसे तो आज हमने ज़्यादातर टॉपिक ही डिस्कस किया, और लेकिन इस टॉपिक को अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा दोस्तों तो आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आगे क्वेश्चंस करने पे। हम इसके क्वेश्चन और भी आगे लेकर आएंगे। ऐसे ही हम थोड़ा सा सेंटर ऑफ ग्रेविटेशन पर भी, हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी के भी कुछ और क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे आगे जाके। तो अगर आपको ये काम, हमारा काम पसंद आता है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाइए। ठीक है, और आपका एग्ज़ाम बहुत जल्दी हो जाएगा, तो इसलिए अपनी तैयारी को जारी रखिए और एक तरीके से बढ़ा दीजिए। अब इसका अपने स्टार्टिंग आवर्स को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।